अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। मुज़ाकराती अमल जो कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी है, उसका तीसरा राउंड अब शुरू होने वाला है और 16 जनवरी की जो डेट फाइनल हुई है, इसको लेकर अब बहुत सी उम्मीदें भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डाउट्स भी हैं दोनों फरीक़ैन के दरमियान, जिसका इजहार दोनों तरफ से किया जाता है। तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो डेडलाइन जो 31 जनवरी की दी गई, उसको लेकर वो सीरियस दिखाई देते हैं, लेकिन इसके जवाब में जो हुकूमती वज़रा हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हों, अता तारड़ साहब हों, दोनों की तरफ से क्रिटिसिज्म किया गया तहरीक इंसाफ पर। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि उनको तहरीक इंसाफ की नीयत पर शक है और वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल करके मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। इसी तरह अता तारड़ साहब ने यह बात की कि डिलेइंग टैक्टिक्स में जो एक्स चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने PhD कर रखी है। तो लगता यही है कि एक तरफ से जहां हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी PTI से इंगेज कर रही है, साथ साथ हुकूमत के कुछ अरकान ऐसे हैं जो कि ये सिग्निफाई करते हैं कि मुज़ाकरात उनको सूट नहीं करते। और जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो उनकी तरफ से पहले रिटन डिमांड ना दिए जाने पर डिले, और अब आकर ये कहा जा रहा है कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से ही बात आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर अलकादर ट्रस्ट केस का फ़ैसला असरअंदाज होता है मुज़ाकरात पर, तो कितनी कामयाबी इस मुज़ाकराती अमल को हासिल होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या हुकूमत को कन्फ्रंटेशन अब सूट करती है या नहीं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये हाइज़ एंड लोज़ जो हैं मुज़ाकरात के अमल में, क्या वजह देख रहे हैं इसकी? क्योंकि एक तरफ जहाँ थोड़ा ऑप्टिमिज़म था, अब ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि PTI हमें ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब ड्रामा है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है। किस बुनियाद पे कहा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब आप एक डेडलाइन अटैच कर लेते हैं और कहते हैं कि अगर इस डेट तक हमारी ये बात ना मानी गई तो मुज़ाकरात को ख़त्म समझे, ये ब्लैकमेल ही है ना। उससे पहले इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये सिविल नाफरमानी जो है वो स्टार्ट करें, बल्कि इनके जो स्पीकर्स थे, जो माउथ्स हैं इनके, जो यूट्यूब और ब्लॉग्स करते हैं, जो इनकी जमात से, तो अवाम ने इनको रिजेक्ट किया, ओवरसी पाकिस्तानियों ने इनकी डिमांड को रिजेक्ट किया, तो वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट के डिसीजन की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट की थी कि इनकी मुलाकात बानी PTI से करा दी जाएगी, वो मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हो गई। इन्होंने तहरीरी तौर पे का कि कल है, गालिबन 15 जनवरी को है, उसमें ये बता देंगे। तो हमारी तरफ से तो एक ऑनेस्ट एफर्ट जो है वो हो रहा है, और इंडिविजुअल लीडर्स के जो खदशात हैं वो आते रहते हैं, हमारी जमात से भी आते हैं, इनकी जमात से भी आते रहते हैं। साहब, इससे प्रोसेस डिरेल नहीं होता कि अगर लेट्स से आपने खुद कहा तीसरा राउंड है, 16 जनवरी की जो डेट है, अगर उससे पहले इस तरह के बयानात दे दिए जाएं तो ये तो एक एडेड चैलेंज हो जाता है ना, कि दूसरी जो पार्टी है या दूसरा जो फरीक है वो भी ये फील करता है कि मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है, बात करने का फ़ायदा नहीं है। सो व्हाई डोंट यू वेट फॉर द थर्ड राउंड? उससे पहले ये बयानात देने का पॉइंट क्या है? देखें, ये तो इंडिविजुअल्स देते हैं ना। जो मुज़ाकराती कमेटी है उसका एक अलहदा मैंडेट है, उसकी तरफ से तो ऐसा बयान नहीं आया, और उनकी कोशिश तो है कि कोई हल निकालें। लेकिन देखें, बात ये कि ये बयान मैं एग्री करता हूँ, ये ऐसे बयान जो हैं वो मनफी होते हैं और एक माहौल जो है वो पॉजिटिव माहौल नहीं बनता। लेकिन ये बयान खाली हमारी तरफ से नहीं आ रहे ना, हमारी या PMLN, इस तरह के 200 बयान जो हैं PTI वाले भी देते हैं, बल्कि खान साहब ने खुद इस तरह की गुफ्तगू की। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये देखें, जो मुज़ाकराती कमेटी, उसका तो ओपिनियन था कि जो कुछ भी मीडिया में चलेगा, बयानबाजी चलेगी, उसको हम इग्नोर करें और मुज़ाकरात पे फोकस करें, तो शायद कोई पॉजिटिव नताइज जो हैं वो आ जाए। ठीक है शौकत साहब, एक तरफ कहा जा रहा है कि PTI ब्लैकमेल कर रही है और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आपकी नीयत पर भी उनको शक है। तो क्लैरिफाई क्यों नहीं कर देते इसको कि आपकी भी इंटेंशन है बात को आगे बढ़ाने की और पॉलिटिकली सेटल करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, या तो इस गवर्नमेंट के अंदर जो है वो अपना एतमाद साजी का फुकदान है और गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है। अदरवाइज तो आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कमेटी बनाई है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन अगर ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज और इस तरह तिलाल चौधरी ये अगर तनकीद करते हैं और ओपन आकर तनकीद करते हैं, कहते हैं मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं, तो मेरे ख्याल से
ये तो अगर हुकूमत मुखलिस होती, नियत साफ होती तो शटअप कॉल दे सकती थी सबको कि जी आप ना करें, तो शायद इस तरफ से भी ना होता। लेकिन शुरू दिन से वो जिस अंदाज से गुफ्तगू, और अब तो प्राइम मिनिस्टर भी जब तकरीर करते हैं तो शुरू हो जाते हैं इमरान खान से, पे इमरान खान पे ख़त्म करते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है इनका, और जिस तरह इन्होंने अभी कहा कि जो आवाम इनके साथ नहीं है, तो 8 फरवरी को तो पता चल गया था आवाम किसके साथ है ना। एक ही मौका मिलता है इलेक्शन का जिसमें पता चलता है कि आवाम किसके साथ है, रोजाना तो ये पैमाना नहीं बताया जा सकता। तो इलेक्शन में लोगों ने देखा कि आवाम तहरीक इंसाफ के साथ है। लेकिन मसला ये कि देखें, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एतमाद साजी बनाती। अगर इस मुल्क को ज़रूरत है, ये समझते हैं, ये हुकूमत में अगर ये समझते हैं कि नहीं सिर्फ हम कर्जे लेके ही चलना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है। 22 अप्रैल 2022 से लेके 2024 तक इन्होंने 27,000 अरब रुपए का कर्जा ले लिया। तो ये कहते हैं जी मुल्क को मुस्तहकम कर दिया, मईशत मुस्तहकम हो गई। तो कर्जों से तो मईशत मुस्तहकम नहीं होती है। आपने अपने क्या किया, क्या प्रोडक्शन किया? आपके तो अभी भी कहते हैं कि जी वो टैक्स खसारा है। तो मतलब ये क्या बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ आप अपने रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते और सिर्फ इस पे खुश होते हैं कि जी कर्जा है हमारे पास, अभी दूसरी किस्त आ जाएगी, तीसरी किस्त आ जाएगी। आपने करना कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पैसा नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। शौकत साहब, इसके अलावा जो अलकादर ट्रस्ट केस की बात की जा रही है, अब 17 तारीख दे दी गई है। लेट्स अज्यूम के केस फैक्ट्स जो भी हों उसके, अगर आपके खिलाफ ये फैसला आता है तो जो ट्वीट किया खान साहब ने कि उसके बावजूद मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, इस पर स्टैंड करती है पार्टी? कंसेंसस है पार्टी में? नहीं, वो तो है, वो तो हमें पहले से ही पता है कि ये कंकॉर्टेड वो है। अब आप देखेंगे जो जिस तरीके से उसको डिले किया जा रहा है, इसका मतलब है कि उनसे फैसला ही नहीं लिखा जा रहा और ये बहाने बना रहे हैं, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। ये तो कोई वो बहाना नहीं थे कि जी आप पहुंचे नहीं है इसलिए मैं जा रहा हूँ। भाई वो तो 3 बजे तक तो वैसे ही अदालत खुली होती है, आप 1 घंटे बाद भी आप फैसला सुना सकते थे, लेकिन नहीं किया। और इसलिए नहीं किया कि फैसला लिख नहीं पा रहे हैं। ये क्या लिखेंगे उसमें? ये सख्त से सख्त फैसला बनाना चाहते हैं क्योंकि ये इनके पास आखिरी ऑप्शन है कि इमरान खान को कैसे हम रोकें। तो उसमें कुछ है ही नहीं। जितने भी आप वकीला से बात कर लें जो इस चीज को समझते हैं, वो कहते हैं जी तब सजा होती जब बेनिफिशियरी होता है इमरान खान इसका, तो उसको तो बेनिफिशियरी है ही नहीं, 1 रुपए का फायदा उसको नहीं हुआ है। अगर आप कहते हैं कि जी करप्शन हुई है, तो करप्शन का पैसा कहाँ चला गया? आप कोई उसने बाहर बंगले खरीदे हैं, जायदादें बनाई हैं, जिन्होंने जायदादें बनाई उनके किसी ने क्या बिगाड़ा? जिसने उसने तो कुछ किया ही नहीं। एक बंदे को अगर अरबों रुपए शौकत खानम को मिलते हैं हर साल, 10 अरब रुपए सालाना मिलते हैं उनको, लोग देते हैं। निमल यूनिवर्सिटी को अरबों रुपए मिलते हैं, ठीक, वो बंदा आके करप्शन करेगा? मुझे बड़ी हैरत होती है और बड़ा अफसोस भी होता है कि गवर्नमेंट के पास कुछ है नहीं, ठीक, कुछ भी नहीं है कि इमरान खान को कैसे रोकें। ठीक है एहसान साहब, ये आपने सुना ये जो पेशकश है कि अगर पहले तो वो इसको शैम एक्सरसाइज कह रहे हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस का जो सारा प्रोसीजर है, लेकिन वो जिस तरह से ट्वीट में भी मेंशन किया कि अगर फैसला खिलाफ भी आए तो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे, उसके बावजूद ख्वाजा आसिफ साहब ये समझते हैं कि नीयत ठीक नहीं है उनकी। हाउ डू दे प्रूव इट कि वो सीरियस हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो अलकादर का केस है वो तो सिक्का बंद केस है। बहुत क्लियर, नेशनल क्राइम एजेंसी ने इल्लीगल मनी पकड़ा और वो रियासत पाकिस्तान को दिया। इन्होंने एक जिसका वो पैसा पकड़ा गया उसी को वापस कर दिया और उसका पैसा फाइन के अगेंस्ट एडजस्ट करा दिया। उसके एवज इन्होंने ट्रस्ट की ज़मीन उससे ली और करोड़ों रुपया जो है वो उससे लेके उस पर इन्वेस्ट कराया। और देखें, या तो वो होना उसमें मल्टीपल डोनर्स हों, उसमें सबसे बड़ा डोनर जो है वो वही है जिसको इन्होंने फेवर दिया और उसको कैबिनेट के अंदर बंद लिफाफे के अंदर मिसगाइड करके कैबिनेट को अप्रूव कराया। तो ये तो एक ओपन एंड शट केस है। वो बंद लिफाफे का जवाब शहजाद अकबर साहब ने दिया था कि हमारा एक सीक्रेसी का बॉन्ड साइन हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए हम बता नहीं रहे कौम को कि क्या किया हमने। वो भी झूठ साबित हुआ कि कोई सीक्रेसी का बॉन्ड जो है वो नहीं साइन हुआ था। तो झूठ, मिसगाइड किया, झूठ बोला काबीना के साथ और उसको प्रूव कराया और उसके एवज करोड़ों रुपए का बेनिफिट लिया। अब वो कहते हैं जी वो तो ट्रस्ट था, ट्रस्ट का काम था। तो मस्जिद भी चोरी के पैसे से नहीं बनाई जाती और ट्रस्ट के ऊपर भी, चंदे के ऊपर भी इनके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं कि किस तरह शौकत खानम के फंड्स को इस्तेमाल किया गया। रियल एस्टेट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था और क्रिकेट मैच कराए गए
लेकिन पैसा जो है वो कहीं और इस्तेमाल हुआ, तो मैं वहां नहीं, उसमें नहीं, लेकिन ये एक ओपन एंड शट केस है। बहरहाल देखें, बात ये, आपने ख्वाजा आसिफ साहब की बात की, मैंने तो आपको कहा अगर आप मेरे से भी पूछेंगे तो मुझे भी एतमाद नहीं है पीटीआई के ऊपर। पीटीआई का रिकॉर्ड है यू टर्न लेने का, पीटीआई का एक इंतशार का तारीख है, तो वो बहुत सारे लोग समझते हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात जो हैं वो करना बेमानी है, फजूल है, लेकिन ये हुकूमत का फैसला है कि मुज़ाकरात करने, और प्राइम मिनिस्टर का फैसला है कि ये कमेटी बनाई है तो कमेटी कोशिश कर रही है। मेरी राय, एक किसी बड़े लीडर की राय हमारी जमात में वो जरूर हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी ये है कि हमने मुज़ाकरात को करना है, इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन, नफरत की सियासत को कम करने की कोशिश करनी है, लेकिन सैबोटाज ये कर रहे हैं शराइत रख के, डेडलाइंस रख के और धमकियां दे के, और इसी तरह की गुफ्तगू जिस तरह की ये कर रहे हैं दीगर लीडर्स, उससे हो रहा है, लेकिन भी मुज़ाकरात आगे बढ़े। ठीक है शौकत साहब, ये जिस तरह से फैसल वाडा साहब ने भी कहा कि अगर आप खुद मानते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है और आपका मुतालबा था कि मैंडेट भी ठीक नहीं है, तो फिर अगर आप उन्हीं से बात करेंगे, फैसल करीम कुंडी साहब ने ये कहा कि अब आप फ़ोन करके मुज़ाकरात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और पहले आप फॉर्म 47 कह रहे थे, तो फिर क्या समझें कि अगर आप ये कहते हैं कि दीवार से भी लगाया जा रहा है, हमें केसेस भी बनाए जा रहे हैं हमारे ऊपर, तो ये जो एक्सरसाइज मुज़ाकरात की होने जा रही है, कुछ उम्मीद ना रखें इससे? देखिए, जब जुल्म का निज़ाम होना तो जुल्म के निज़ाम में से निकलने के लिए ज़ाहिर है उस जालिम से ही बात करनी पड़ती है ना, कोई और तो नहीं है ना। अच्छा, अब बताएं मुझे कि या तो ये जो अपोजिशन है ये फैसला कर लें कि जी हमने मुज़ाकरात करने या नहीं करने हमारे साथ। पहले तो ये कहते हैं कि जी हम सियासी हैं और ये सियासी नहीं है, तो इनसे भी जरा पूछ लें आप क्यों मुज़ाकरात करना चाहते हैं? आप तो इंतशारी भी कहते हैं हमें, आप हमें यू टर्न भी कहते हैं, आप हम पे इल्जामात भी लगाते हैं और फिर भी हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप कहते हैं आपके पास मैंडेट नहीं है, आप कहते हैं आपके पास लोग नहीं है, तो फिर हमारे साथ मुज़ाकरात आप क्यों करना चाहते हैं? देखिए, ये मुल्क के लिए हो रहे हैं मुज़ाकरात, ये किसी की जात के लिए नहीं हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत इसको समझ नहीं पा रही है और हजम नहीं कर पा रही, क्योंकि अंदर से इनका खौफ है। जब चोर होता है ना, चोर वो वैसे ही डरता है कि यार वैसे नहीं, पता नहीं, गुजरते गुजरते भी डरता है कि मुझ पर किसी की नजर न पड़ जाए। तो ये तो हकीकत है कि मैंडेट चोरी हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 47 की हुकूमत है, लेकिन हम क्या करें? आप बताएं किसके साथ बात करें? इस जुल्म के निजाम से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? आप बताएं, कोई सजेशन दें। शौकत साहब, इसके अलावा इरफान सदीकी साहब ने कहा ना 23 दिसंबर को आपने ये वादा किया था तहरीरी मुतालबात देने का, और आज तकरीबन 22-23 रोज़ गुजर गए हैं, तो ये कब प्रोवाइड किए जाएंगे अगर फैसला कर ही लिया तो? नहीं, तो ये तो इनकी तरफ से डिले हुआ ना। जब दूसरी मुलाकात हुई तो उसमें तो ये तय हुआ था ना, वो तो इरफान सदीकी साहब ने खुद भी तस्लीम किया है कि हमने ठीक है, हमने कमिटमेंट की है कि ये मुलाकात हो जाएगी। तो मुलाकात 10 दिन बाद, 11 दिन बाद मुलाकात कराई है इमरान खान के साथ इन्होंने। तो हम तो ये कहते हैं, बांगी दल कहते हैं कि जी फैसला तो इमरान खान ने ही करना है, और ये जो कमेटी बनी है डेफिनेटली ये भी हुकूमत के पास जाएगी, ये अपने तौर पे तो कोई फैसला नहीं कर पा सकती है, लेकिन उनको यह हक हासिल है कि अपने लीडर के साथ मुलाकात करें, और हमारी जो कमेटी है उसके साथ कोई वो नहीं है, ठीक है, उसको ये सहूलत नहीं हासिल है कि जी इमरान खान से उनकी मुलाकातें कराएं। तो अब ये जानबूझकर इन्होंने ये डिले किया, वरना 2 दिन बाद मुलाकात हो जाती, 2 दिन बाद बातचीत भी शुरू हो जाती। अभी तक 4-5 मुलाकातें होनी चाहिए थी, हो जाती हर दूसरे दिन बाद। तो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि गवर्नमेंट, लेकिन मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट अंदर से खूब डर रही है कि ऐसा ना हो कि कहीं इनके मामला ठीक हो जाए और ये एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो जाए। तो ये इसलिए भी डर है क्योंकि हुकूमत का अपना स्टेक तो नहीं है, ये तो सारे उसके कंधों पे सवार है। मतलब आप कह रहे हैं गवर्नमेंट को खौफ है, एस्टेब्लिशमेंट को भी आप कह रहे हैं गवर्नमेंट को खौफ है कि बिल्कुल ये खौफ है, आप करीब ना हो। ये ऐसे हो सकता है, आप कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आप नहीं, हम तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये इनका खौफ है। हमने कोशिश करनी होती तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो जाता, इमरान खान भी बाहर हो जाता, अभी मुल्क से बाहर चला जाता, जहां भी जाता, लेकिन वो तो देखें ना बीमार हो रहा है, ना वो झूठ बोल रहा है, ना वो एनआरओ ले रहा है। ये तो इनकी तरफ से वो बातें हो रही है ना कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। भाई हुकूमत आपके पास है, डिले आप कर रहे हैं फैसलों को, वरना क्या जरूरत थी फैसले को 3 मरतबा आपने मौखर किया। ये ब्लैकमेलिंग तो ये है ना कि आप चाहते हैं कि हमसे बात की जाए। तो इमरान खान तो कह रहा है मैंने एनआरओ लेना ही नहीं है, आप जो मर्जी है कर ले। सही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। राना एहसान साहब, ये जो लेट्स अज्यूम के ये मुतालबात पुटअप किए जाते हैं रिटन फॉर्म में कि 9 मई और 26 नवंबर पर अदालती कमीशन बना दिया जाए, तो इस पर इतना डेडलॉक और इतना ड्रैग क्यों किया इस सारे मसले को, जब इस सारे क्रिटिसिज्म का टारगेट हुकूमत थी? तो ये तो आपको अपनी कॉन्शियस और अपनी रेपुटेशन ठीक करने के लिए बजाते खुद पहले ही कर लेना चाहिए था, नहीं? देखिए, ये अब तो अभी ये डिमांड आएगी तो हम इस पे जवाब देंगे ना। बाकी तो देखें, मैं ये पूछ रहा हूँ, व्हाई वेट फॉर द डिमांड, जबकि इसका फायदा आपको ही है अगर आप इनोसेंट। देखिए जुडिशल कमीशन जो है वो क्या सजाएं सुनाने के बाद बनता है? अब तो सजाएं भी सुना दी गई हैं। और क्या जुडिशल कमीशन जो है वो एज एविडेंस अदालतों में सबमिट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अदालतें एविडेंस को अपना अलहदा तरीके से जो है वो देखते हैं। तो एक पैरेलल निज़ाम की बात हो रही है ना, कि जुडिशल कमीशन एक रिपोर्ट बनाए, इंक्वायरी रिपोर्ट करे, अदालतें अलहदा काम कर रही हैं। फिर उसके क्या TORs होंगे, क्या वो TORs इनको कबूल होंगे, नहीं कबूल होंगे, क्या अगर फैसला इनके खिलाफ आ जाता है तो विल दे एक्सेप्ट इट? तो बहुत सारे मामलात हैं जो तय होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से जब ये तहरीरी तौर पे लिख के देंगे तो इन पे बातचीत होगी। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जुडिशल कमीशन अब इतना 9 मई तो अब तो सजाएं हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों के ट्रायल्स जो हैं वो 90% कंप्लीशन पे हैं और 10% रह गए हैं, और उसमें भी फैसले आ जाएंगे। तो इस स्टेज पे आप जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो ये सारी चीजें डिबेट होंगी, फिर इंटरनल पार्टी के अंदर डिस्कस होंगी, फिर इस पे फैसला होगा। और पार्टी में 2 फैक्शंस हैं जो कि मुख्तलिफ राय रखते हैं ये सारे बातचीत के अमल के ऊपर। अगर तो मुज़ाकराती कमेटी कुछ अग्री करती है और बाद में रेजिस्टेंस आ जाती है सीनियर मेंबरान की तरफ से, तो तब फिर कौन प्रिवेल करेगा दोनों में से? ये देखें, ये लेट दैट ब्रिज कम, तो फिर उसके ऊपर जो है होगा। अब मैं तो समझता हूँ कि एक पॉजिटिव एफर्ट है, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और देखते हैं क्या होता है। और जावेद लतीफ़ साहब जो कह रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत की जा रही है खान साहब को जेल से निकालने के लिए, ये भी एक्नॉलेज करती है हुकूमत के ये प्रेशर भी दरपेश है आपको, जिसकी वजह से मुज़ाकरात की टेबल पे आप बैठे? नहीं, देखें, हम किसी प्रेशर की वजह से मुज़ाकरात के टेबल पे नहीं बैठे। शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एपिक्स कमेटी में जिक्र किया कि हमें फसाद की सियासत को दूर छोड़ के जो है वो मुल्क को आगे लेके जाना है। फ्लोर ऑफ द हाउस में बात किया जब वो ऑपोजिशन में होते थे, ऑपोजिशन लीडर थे, तो तब उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। तो पहले दिन से उनका ये मौक़िफ़ है। और देखें, बैरूनी प्रेशर डालने की तो भरपूर कोशिश की ना। ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन क्या था, UN को जो ये खत लिखते रहे वो क्या था, जो उन्होंने लॉबियस्ट हायर किए हैं, कांग्रेसमैन ने खत लिखे, उन कांग्रेसमैन ने खत लिखे जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अगेंस्ट चलते रहे हैं। कश्मीर पॉलिसी जो हमारी थी उसको अपोज करते हैं, लेकिन वो खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कांग्रेसमैन ने हामी भरी है खान साहब के लिए, जिनको लेबनान भी नहीं याद आया, गाजा के बच्चे भी नहीं याद आए, लेकिन खान साहब याद आ गए। तो कोशिश तो इन्होंने बहुत की है। तो चलें, बड़ी लॉबिंग की दाद तो दे दीजिए फिर आप। बिल्कुल, इन्होंने जो हम कोई गुलाम है से बहुत अच्छा यू टर्न मारा है, और अमेरिका को ऐसी दस्तक दी है इन्होंने कि उनके जिस तरह दर पे जाके बैठ ही गए कि हमारा कुछ कर दो। तो सारी उम्मीदें इन्होंने लगाई हुई हैं उनसे। बिल्कुल इसकी दाद को पूरी मिलनी चाहिए कि अमेरिका की अच्छी नौकरी कर रहे हैं ये। ठीक है, शौकत साहब इसको रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं अगला सवाल करता हूँ। देखिए, मेरे ख्याल से जो लोग NRO लेने वाले हैं ना, वो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने NRO लिया वो नवाज शरीफ है जो इनका लीडर है। 2 मरतबा हुआ है, दोनों मरतबा NRO लेके वो मुल्क से बाहर गए। अब आप सोचें कि लंदन क्या उसका मुल्क है कि वो लंदन जाता है पाकिस्तान छोड़ के? और यहाँ पे इतने अरसे इन्होंने पंजाब के अंदर हुकूमत की और मुल्क के ऊपर हुकूमत की, तो कोई एक अस्पताल यहाँ नहीं था कि उनका इलाज हो जाता, कि यहाँ जाना पड़ता उनको। लेकिन ये देखें, ये हर चीज़ अपने दौर में होती रही है, गलतियाँ इनसे हुई हैं और उसका खमियाजा मुल्क भुगत रहा है। तो वो किसी और पे ना डालें। बाकी जो ये है, जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, हमें भी कोई इतनी खुशफहमी नहीं है, लेकिन मुल्क के खातिर कर रहे हैं, बस बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है शौकत साहब, मुझे ये बताएं, जब आपकी हुकूमत थी ना, तो एक अलायंस बना PDM के नाम से, और आपने खुद कहा कि उसकी वजह से ही हटाया गया ना आपको। अब आकर
PTI सोलो फ्लाइट क्यों ले रही है? मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि आपने उनको एतमाद में ही नहीं लिया मुज़ाकराती अमल में जाने से पहले। 26वीं आईनी तरमीम पे आपके और उनके क्लैशेस रिजॉल्व नहीं हो सके, तो सोलो फ्लाइट लेने की क्या वजह थी? उनको क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया? देखिए, मौलाना साहब के साथ हमारी जो है ना, वो कहते हैं वो कबड्डी कबड्डी होती रहेगी, लेकिन वो ज़्यादा उनका जो झुकाव है ना वो उसी तरफ है। अच्छा। वो हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो उधर ही ज़्यादा, क्योंकि उनके साथ धोखा भी हुआ, उनके साथ ज्यादती भी हुई। वो यही PDM के सरबराह ये थे और सारे मज़े उन्होंने ले लिए, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने। इनको तो ऐसे जैसे मक्खन से वो बाल नहीं निकालते हैं, इस तरह निकाल के बाहर रख दिया। लेकिन ये अभी तक उसी तरफ झुकाव है, क्योंकि इनके जो मसला सबसे ज़्यादा जो है ना वो है खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन। अब उसको उनको बाहर धांधली नजर नहीं आ रही, सिर्फ ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे वो हार गए तो कहते हैं जी वो सारा मैंडेट तो इन्होंने चोरी किया है हमारा। तो मुझे नहीं पता है कि ये कितनी मरतबा हुकूमत इनकी आई है सूबे में कि इनका मैंडेट हमने चोरी कर लिया। ये जितनी सीटें लेते हैं 10, 15 इसी तरह सीटें इनकी आती हैं, सूबाई असम्बली से ज्यादा तो नहीं आई है। अच्छा। और जाहिर है अगर इस तरह इलेक्शन अगर फेयर फ्री हो जाए तो फिर तो मुश्किल ही है कि इस दफा तो अपनी सीट भी यहाँ से नहीं जीते थे मौलाना साहब। तो मतलब कहने का मकसद ये कि उनको खुद चाहिए था कि वो अपोजिशन में थे तो अपोजिशन के साथ ही रहते, लेकिन वो अपोजिशन में होने के बावजूद उधर से उनके साथ भी बैठते हैं, हमारे साथ भी बैठते हैं। तो ये जो डबल विकेटों के दोनों तरफ खेलना है ना, तो ये मौलाना साहब बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा, सही, ठीक है। राना एहसान साहब, आखिरी सवाल, ये आपके इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर साहब ने कहा कि 17,000 सरकारी स्कूलों को आपने प्राइवेट करके गरीब बच्चों को एक्सेस टू एजुकेशन उनसे छीन ली। तो ये जो क्रिटिसिज्म आपके अपने एलाइज की तरफ से आ रहा है, जिसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाने की बात हो, या फिर जो अदलिया के हवाले से आपने रिफॉर्म्स करने की जो दावा किया उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हों, इसे कौन एड्रेस करेगा? और ये प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ हमारी एक कमेटी बनी हुई है जिसके अंदर कोई भी कोalition, जो कोई भी फैसले जो हुकूमत करती है जो मानी खेज हों, उनको हम उस पर ब्रीफ करते हैं और उनसे इनपुट लेते हैं। बहरहाल उनकी हमेशा डिमांड रहती है कि कोई लार्जर कंसेंसस बने, तो वो उसके ऊपर भी अभी आपने देखा था प्राइम मिनिस्टर कराची गए थे, बड़े खुश उसलूबी के साथ सिंध के चैप्टर के साथ बातचीत हुई, कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। तो बहुत सारा जो पीपल्स पार्टी का मामला है वो मेरे ख्याल से दे आर प्लेइंग टू द गैलरीज एज वेल। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को दिखाना चाहते हैं कि जी वो अपोजिशन भी कर रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ एंगेज्ड हैं और कोई ऐसा कोलिशन को खतरा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान साहब, यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर पारा चनार और कुरम के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कुरम एजेंसी में होने वाले वायलेंस की अगर बात करें तो जिसमें 100 से ज़ायद बच्चों की जान गई, उसके बाद 1 जनवरी 2025 को जो 14 नकाती मुआहदा हुआ, एक बहुत बड़ा धचका इसको लगा, जिसका वज़ीर आज़म ने भी आज जिक्र किया। और वो DC कुरम जो साबिक DC हैं जावेद उल्ला महसूद साहब के कॉन्वॉय पर जो फायरिंग हुई, तब से लेकर अब तक हालात नॉर्मल नहीं हो पा रहे। और अब भी कहा जा रहा है कि बहुत सी गाड़ियां इंतज़ार कर रही हैं रास्ते खुलने का ताकि सामान आगे पहुंचाया जाए, और इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। लेकिन साथ साथ बंकर्स जो हैं उनको मस्मार किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई जा रही है, दीगर इक़दामात किए जा रहे हैं, कितने कामयाब होंगे? और क्या इस सारे वाक़े का, इस कशीदगी की सूरत हाल का कोई आलमी, कोई इंटरनेशनल एंगल भी है, जो कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की कि अफ़गानिस्तान में भी कुछ एलिमेंट्स नहीं चाहते कि यहाँ हालात ठीक हों? गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी एहसानुल्लाह टीपू साहब मौजूद हैं। एहसान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, कुरम के अंदर जो अफसोसनाक सूरत हाल डेवलप की कि तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चों की जान जाती है सप्लाइज़ ना मिलने की वजह से। अब आकर जो 14 नकाती मुआहदा हुआ था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जो साबिक डिप्टी कमिश्नर थे जावेद उल्ला महसूद साहब, उनके कॉन्वॉय पे जब फायरिंग होती है तो उसके बाद का ये रिज़ल्ट है जो आप देख रहे हैं कि अब भी वहाँ पर एहतजाज हो रहा है और कहा जा रहा है कि अब तक जो मामूल के मुताबिक ज़िंदगी बहाल नहीं हो सकी, सड़कें खोली नहीं जा सकी, या फिर कुछ और तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो फ़रीक़ैन के दरमियान है जो कि रिज़ल्ट कर रहे हैं सिचुएशन में।
हाँ बिल्कुल, 1 जनवरी को जो मकामी कबाइल हैं यानी दोनों सेक्ट जो हैं शिया सुन्नी, तो उनके दरमियान एक मुआहिदा हुआ 1 जनवरी को कोहाट में। तो उसके बाद उसमें यानी मुख्तलिफ जो थी शिकें थी, जिसमें डिवेपनाइज करना, बंकर्स को ख़त्म करना, कॉन्वाइज को लेके जाना, खासकर जिसमें वो जो राशन वाली कॉन्वाइज है उनको लेके जाना, अद्वियात को। लेकिन साथ साथ में अगर हम देखें तो जो आपने धरने का जिक्र किया, प्रोटेस्ट का, तो बगन का जो इलाका है जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था, जिनमें यानी जो मकामी घर हैं और वहाँ पे जो मार्केट दुकानें उनको भी जलाया गया था, तो वहाँ पे अभी भी धरना हो रहा है। और उसमें अब ये कि तकरीबन 15 दिन हो गए हैं इस मुआहिदे के। कल हमने कुछ विजुअल देखे कि दोनों साइड से, दोनों सेक्ट के जो बंकर थे उनको यानी बमों से उड़ा दिया गया, लेकिन अभी भी वहाँ पे यानी जो इतलात हैं कि वहाँ पे बंकर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। और दूसरा ये कि इलाके को डीवेपनाइज करना ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर यानी ये मेरी पर्सनल वो जो असेसमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है कि उसके बगैर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते जब तक इलाके को असले से पाक ना किया जाए। तो वो भी यानी अभी तक उस पर सच अमल दरामद नहीं हुआ। और अभी एक कबायली मशर से बात हुई आपके शो में आने से पहले, तो वो कह रहे थे कि 1 फरवरी टाइम दिया गया था हमें कि जो 2 शिके हैं जिसमें डीवेपनाइज करना और बंकर्स को ख़त्म करना, कि उस हवाले से जो वहाँ पे मामलात हो रहे हैं तो वो यानी ज़्यादा यानी इत्मीनान बख्श नहीं है। तो चैलेंज अपनी जगह है, लेकिन शुरुआत जो है वो एक अच्छा हुआ है। टाइम जरूर देना चाहिए क्योंकि ये जो इशू है ये बहुत पुराना इशू है, ये प्री पार्टीशन से एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जो फॉल्ट लाइन्स है, सेक्टेरियन हो, ट्राइबल हो, तो मेरे ख्याल में कि ये 1 महीने के अंदर ये मामलात को इस तरीके से यानी टैकल करना ये नामुमकिनात में से होगा। टाइम जरूर मिलना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और दोनों साइड से, चाहे वो यानी जो जिर्ग है उनको भी टाइम मिलना चाहिए, जो वहाँ पे हुकूमत की जो सिविलियन हो चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस उनको भी टाइम मिलना चाहिए। एहसान साहब, लेकिन बिल्कुल ये जो डीवेपनाइजेशन की बात है बहुत अहम है, लेकिन 2008 का जो मरी मुआहिदा था, मैं तो अगर उसके नकात पढ़ूं तो उसमें भी 99% जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। तो आपको लगता है कि ये चैलेंज करटेल हो जाएगा? अब सिचुएशन मुख्तलिफ है, क्योंकि अगर पख्तूनख्वा की हुकूमत की भी बात करें तो तीसरा टर्म है ना, रिपीटेडली ये सब होता रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डीवेपनाइज कर नहीं पाए। इस बार जो एफर्ट हो रही है वो पहले से ज़्यादा सीरियस देख रहे हैं आप? नहीं, इस दफा अगर ना हुआ तो ये जो मसला है ये फिर कुरम तक महदूद नहीं होगा, ये पूरे मुल्क में यानी चांसेस हैं कि ये मसला फैल जाएगा। और ऑलरेडी माजी में हमने देखा भी है यहाँ पे कि जो एक सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट रहा है तो वो उससे पूरे मुल्क जो है वो मुतासर हुआ। बल्कि मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है या रिसर्च कह लें कि इस मुल्क में जो मिलिटेंसी है ये जिसको हम जिहादिस्ट मिलिटेंसी कहते हैं, तो उसमें एक अहम जो रोल रहा है, अगर आप वो हिस्टोरिकली उसको देख लें तो उसमें ये सेक्टेरियन एंगल जो है वो बहुत अहम रहा है। वो चाहे यानी अफगानिस्तान इन्वेजन या यूएसएसआर की जानिब से, या फिर जो हमारे एक पड़ोसी मुल्क में वहां पे एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन का आना, तो ये 2 ऐसे फैक्टर्स थे कि जिनकी वजह से यहाँ पे जो सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो गई थी, फ्यूल हो गई थी। और जो एक बुनियाद मैं समझता हूँ कि एक बेस वो कैफियत रखती है, उसके बाद जितनी भी ये जिहादी तंजीमें जो बनी, अब जो भी आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम लें, अलकायदा का नाम लें, या जो ज़ैनबियून का नाम लें, सफाया मोहम्मद का नाम ले, लश्कर जंगी का नाम ले, तो इन सब के पीछे जो है वो बुनियादी जो एक सोच है तो वो सेक्टेरियन, वही जो शिया सुन्नी एक कॉन्फ्लिक्ट है वो चीज रही है। लेकिन एहसान, इसके अलावा अगर मरी मुआहिदे की तरह इसके अलावा एहसान जो जमीन का इशू है, बहुत से लोग तो अपनी इंटरप्रिटेशन में ये कहते हैं कि बुनियादी मसला ही वो है और बाकी जो सेक्टेरियन आर्ग्यूमेंट्स हैं वो तो उसको कवर अप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वुड यू एग्री विद दिस? नहीं, इसके साथ मैं पर्सनल बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे जो जमीन का इशू हो, चाहे वो कॉन्वायर्स पे हमला हो, चाहे एक दूसरे के घरों को जलाना हो, मार्केट्स को जलाना हो, एक दूसरे को बहुत बेईमानी तरीके से कत्ल करना हो, तो इनके सब के पीछे जो मैन इंस्टिगेटर है वो सेक्टेरियन इशू है। वो सेक्टेरियन जो वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट है वो चीजें हैं। अब जमीनें जो वहां पे है तो एक सेक्ट जो है वो उठ के, यानी ये नहीं कि अपने सेक्ट के लोगों को वो डिस्प्लेस करती है या उनकी जमीनों पर कब्जा करती है, बाकी कबायली इलाके में वहां पर ये कि यानी एक कबीला उठ के उस पे वो करते हैं, सेम स्कूल ऑफ थॉट के वो होंगे। लेकिन कुरम में जो है वो टोटली डिफरेंट है। वहां पे एक स्कूल ऑफ थॉट के लोग उठ के जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट होगा उनको वहां से डिस्प्लेस करेगा, जमीनों पे कब्जा करेगा। और मरी मुआहिदा 2008 में भी एक अहम शीख यही थी कि वो लोग जिनको फोर्सफुली वहां से डिस्प्लेस किया गया है और जिनकी जमीनों पे कब्जा हुआ है कि उनको दोबारा आबाद किया जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। और वही जो फॉल्ट लाइन है या जो मसला है वो बार बार इंस्टिगेट कर रहा है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को कुरम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में। और अमन कमेटी और जिरगे के ऊपर एक हद से ज़्यादा रिलाय करना
आपको लगता है इसका कोई फ़ायदा हुआ? क्योंकि अगर हमने पॉलिटिकल प्रोसेस वहाँ शुरू करना था या फाटा का मर्जर किया, दीगर इक़दामात किए, उससे कुछ तब्दील हुआ या अभी भी जो कन्वेंशनल निज़ाम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, इसके अलावा कोई होप नहीं है? लिटरली जो कबायली इलाका है यानी फॉर्मर फाटा, वो अभी यानी वो नहीं है आसमान में लटका हुआ है। वहां पे एक तो जो पाकिस्तानी कवानीन थे जो मर्जर के बाद वहां पे एक्सटेंड होना था, वहां पे कोर्ट्स जो है उन्होंने फंक्शनल करना था, वो चीजें सच हो नहीं पा रही, बल्कि काफी हद तक वो नहीं हुई वहां पे। अभी भी अक्सर हम जब बात करते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से तो वहां पे जो सेशन कोर्ट्स हैं तो वो ज्यादातर यानी उसी डिस्ट्रिक्ट से ही बाहर बनाए गए हैं। जो सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट जिसको हम कहते थे मर्जर से पहले, वो वहीं पे उनके ऑफिसेज हैं और कोर्ट्स हैं। एक तो वो के मर्जर के हवाले से जो वहां पे वादे किए गए थे वो चीजें पूरी नहीं हुई अभी तक, जिनकी वजह से बार बार हम देखते हैं कि वहां पे गवर्नेंस के इश्यूज आ रहे हैं, सिक्योरिटी के मसाइल आ रहे हैं। पुलिस की वहां पे प्रेजेंस तो है लेकिन वो इस इफेक्टिव फोर्स में वो कन्वर्ट नहीं हुई कि वो इफेक्टिवली वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के जो मामला थे बिल्कुल, यानी कि एहसान आप कह रहे हैं कि अमन कमेटी पे आप कह रहे हैं कि एफसीआर के दौर से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो एहसान साहब, ये जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? और दूसरी चीज ये कि अमन जरगे के हवाले से जिस तरह से आपने पहले भी बात की, बन्नू में भी जब मसला हुआ तो गंडापुर साहब ने कहा कि उम्मीद है कि जरगा अच्छा फैसला करेगा। तो लोग सवाल नहीं करते कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड है उसको भी सिर्फ और सिर्फ उम्मीद जरगे से है, तो फिर इस पैरेलल निज़ाम की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? एग्जैक्टली ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है वहां पे कि एक तरफ मर्जर करके वो जो वहां पे एक जरगा सिस्टम था खासकर कबायली इलाके में, यानी उसको एक तरह से डिफंक किया गया, यानी सरकारी सतह पे अब उसकी वो हैसियत वो बाकी नहीं रही जो हुआ करती थी। और दूसरी तरफ वहां पे जो यानी जरगे को रिप्लेस करने के लिए जो पाकिस्तानी कोर्ट्स ने वहां पे एक्सटेंड होना था तो वो भी यानी तकरीबन नॉन फंक्शनल है। तो लोग जो अभी भी यानी गवर्नमेंट का जिस भी ओहदेदार से बात कर रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस की साइड से हो, चाहे सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस साइड से हो, खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो अभी भी मामला जो है वहां पे ग्राउंड पे चलाने के लिए वो जिरगा जो है जिरगे के थ्रू मामला बढ़ाते हैं। वहां पे लोकल डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कराने के लिए भी जिरगा को वो समन करते हैं उनके जरिए। यानी एक जो ब्रिज है रियासत और मकामी जो लोग हैं उनके बीच में, तो वो जिरगा है। तो यही कंफ्यूजन है कि जिसकी वजह से जो मकामी लोग हैं तो वो एक तरफ देख रहे हैं पुलिस की जानिब, और पुलिस फिर इतनी इफेक्टिव है नहीं, उनके अपने मसाइल हैं, अंडर रिसोर्सेज है वहां। और दूसरी तरफ यानी जो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्शन में आना होता है वहां पे ऑपरेशन या सिक्योरिटी के हवाले से जो मामला आते हैं, तो जिसकी वजह से जो मकामी एक सोशल जो एक है अनरेस्ट, तो वो यानी दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि उसमें यानी वो ज्यादती आ रही है, उसमें लोग मजीद एहतजाज की तरफ आ रहे हैं। और ये आपने भी देखा होगा कि अक्सर हम चाहे वो साउथ केपी हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा के बाकी इलाके हों, तो जरूर किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा होगा मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से। तो मेरे ख्याल में कि अब स्टेट को या 21वीं सदी में है, हम ऑलरेडी तकरीबन 20 साल दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग भुगत चुके हैं, तो अभी तो चाहिए ये था कि हम उनसे सीखते और आगे की तरफ वो और ये जो लेकिन जो मामला वहां पे चलाए जा रहे हैं, जो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स जो बनाई जा रही है, इस पर अब क्या डेवलपमेंट्स आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इससे जो ये मरकजी शाहराह है इस पर कम्यूट करना कुछ सेफ हो पाएगा, बेहतर होगा? नहीं, अभी भी जो मेरे ख्याल में ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। वहां पे अगर पारा चिनार की आप बात करें कुरम एजेंसी की, तो वहां पे जो कॉन्वाइज हैं तो यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हुए उस पर भी यानी बड़े तरस के हमले हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में प्रॉपर वहां पे यानी मकामी अमन कमेटियां वो भी ठीक है, उनको भी काम करने दिया जाए अगर वो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज और उनको गार्ड करने के लिए प्रॉपर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो इंतहाई जरूरी है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। और दूसरा ये कि ये जो 1 फरवरी का टाइम दिया गया था जिरगे को कि इसमें हम डिवेपनाइजेशन और बंकर जो 2 मेन अहम इश्यूज हैं कि उस पे यानी काम होगा और वो हम इलाके को उसे साफ करा देंगे, वो उस पे यानी फोकस करना चाहिए। अभी तक जो मामलात वहां पे चलाए जा रहे हैं तो वो मेरे ख्याल में काफी स्लो पेस से चलाए जा रहे हैं। अभी 15 दिन हो गए, सिर्फ 2 बंकर्स कल जिसके हवाले से रिपोर्ट्स आई कि वो उनको यानी हटाया गया है। तो डिवेपनाइजेशन भी बहुत जरूरी है कि साथ में उस पर भी कार्रवाई उस हवाले से भी हो ग्राउंड। एहसान साहब, आखिरी सवाल शॉर्टली, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसका जिक्र किया और 2024 में दहशतगर्दी में भी बहुत इजाफा हुआ, 1000 से 2000 के दरमियान हलाकतें हुई पाकिस्तान में। और अभी रिसेंटली इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी भी मिले अमीर मुत्तकी से अफगानिस्तान में। आपको लगता है कि पारा चिनार के मसले की भी कुछ रूट्स अफगानिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं और वहाँ के एलिमेंट्स जो हैं सड़कों को ब्लॉक करते हैं?
नहीं, बिल्कुल अफगानिस्तान का या एक और बरादर इस्लामी मुल्क है, यानी उसके हवाले से जो बारा चिनार है, कुरम जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वो उनके अपने जो वहां पे फॉल्ट लाइन है उनको एक्सप्लॉइट करने की मुसलसल कोशिश की जाती रही, और ये अभी नहीं, ये तकरीबन पिछले 20 साल से ये मामलात वहां पे हो रहे हैं। और एज अ प्रॉक्सीज वहां पे वो अपने जो गिरोहों को उन्होंने रखा है तो वो उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोबारा यानी रियासत पाकिस्तान को या जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको फोर्सफुली आना होगा और वहां पे जो गवर्नमेंट की रीट है वो एस्टेब्लिश करनी होगी। तो यहाँ पे यानी उसको भी हम बिल्कुल उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, लेकिन गवर्नमेंट को भी अपनी रीट बहाल करने के लिए मेरे ख्याल में कुछ सख्त इकदाम उठाने होंगे। तो इस मसले का एक इंटरनेशनल एंगल भी आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसानुल्लाह टीम हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।